नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। इससे पहले आपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की कई कक्षाएं देख ली हैं। अब आज आ गया है आधुनिक काल। देखें, आधुनिक काल में काव्य खंड की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं और इस कक्षा में हम प्रमुख खंडों की ही चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन से युग हैं और उनका समय क्या है, उनके प्रवर्तक कौन हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले आधुनिक काल में जो प्रथम काल आता है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग ये आता है और भारतेंदु युग का जो समय है वह सन 1850 या 1868 से 1900 तक माना जाता है। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के कारण इसका नाम पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा जाता है, लेकिन कई आलोचक कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उनका नाम है, द में र नहीं होगा, लेकिन अधिकतर जगह पर भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा मिलता है। अब देखें कि भारतेंदु युग का जो समय है इसमें विद्वानों में मतभेद है। कई लोग मानते हैं 1850, एक राउंड फिगर में मानते हैं 1850 से 1900 तक, लेकिन इसमें पेच क्या है कि भारतेंदु के नाम से यह युग चला। चूँकि भारतेंदु एक बड़े समर्थ रचनाकार थे, उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है, आधुनिक साहित्य का निर्माता भी कहते हैं, आधुनिक साहित्य का निर्माता कहा जाता है। तो वो इतने समर्थ रचनाकार थे कि उनके नाम से युग चल पड़ा। उन्होंने अपने नेतृत्व में बहुत से कवियों और लेखकों को तैयार किया और उनके नाम से युग चल पड़ा। तो चूंकि उनका जन्म 1850 में हुआ था, भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। कुल 35 वर्ष की आयु उन्होंने पाई, जिसमें उन्होंने 70 काव्य ग्रंथ लिख दिए और उनके समस्त ग्रंथों की रचना 175 मानी जाती है, मात्र 35 साल की अल्पायु में। तो चूंकि उनका जन्म सन 1850 में हुआ था और उन्होंने रचना शुरू की 1868 से, तो कई आलोचक ये कहते हैं कि जब से उन्होंने रचना शुरू की तब से भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जानी चाहिए। लेकिन ना तो कोई युग एक दिन से शुरू होता है, ना एक दिन समाप्त होता है। युग तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग का समय माना जाना चाहिए। एक बड़े स्तर पर, एक बृहद स्तर पर 1850 से माना जाना चाहिए, मेरा भी मानना है। तो मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें लिख दी हैं, सन 1850 या 1868 से 1900 तक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इसका नाम भारतेंदु युग पड़ा। उनका नाम था हरिश्चंद्र, मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उन्हें पदवी दी गई थी। सन 1880 में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके विशेष योगदान हिंदी साहित्य में देखते हुए उन्होंने भारतेंदु उपनाम उन्हें दिया था। और जो पत्रकारों में मुख्य थे वो श्री दया नारायण निगम थे, जिन्होंने यह नाम भारतेंदु जी को उपलब्ध कराया था। तो आधुनिक कालखंड, काव्यखंड के अंतर्गत जो प्रथम युग है वो भारतेंदु युग है। नंबर 2, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसका समय माना जाता है सन 1900 से 1918 तक और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जिनके नाम से यह युग चल पड़ा। सन 1903 में इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। यद्यपि सन 1900 से ही सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ हो गया था, तब होता था बनारस से बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में। उन्होंने एक संपादक मंडल बनाया था सन 1900 में ही। श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास, शिव कुमार सिंह और जगन्नाथ दास रत्नाकर के नेतृत्व में एक संपादक मंडल बना था। एक साल के अंदर वे सारे लोग अलग हो गए और श्याम सुंदर दास ने स्वयं उसका संपादन किया और 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन संभाल लिया और एक लंबे समय तक उसका संपादन वो करते रहे। तो दूसरा समय द्विवेदी युग आया। तीसरा युग आएगा वो है छायावाद। छायावाद या छायावादी युग।
इसका जो समय माना जाता है वो है सन 1918 से 1936 तक, ये छायावाद का समय है। अब सन में मतभेद हो सकता है, इतना याद रखिएगा। कुछ पुस्तकों में छायावाद का समय 1922 से 1938 तक मिलता है। अलग अलग आलोचकों का अलग अलग मत है। कहते हैं ना कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, अगर 5 विद्वान खड़े होंगे तो 6 मत उनके हो जाएंगे, लेकिन जो एक्यूरेसी है, बिल्कुल ठीक ठाक है, वो 1918 है। चूँकि झरना नामक काव्य से छायावाद की उत्पत्ति अधिकतर आलोचक मानते हैं, तो झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ। श्री जयशंकर प्रसाद को प्रथम कवि माना जाता है छायावाद का। यद्यपि कई आलोचक अलग अलग तरीके से मानते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रथम कवि हैं, लेकिन सर्वमान्य तथ्य यह है कि जयशंकर प्रसाद के झरना नामक काव्य संग्रह से छायावाद की उत्पत्ति मानी जाती है। तो 1918 ही मानना तर्कसंगत है। अब देखें कि भारतेंदु, पहला युग था भारतेंदु युग, भारतेंदु के नाम से। दूसरा युग था द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। तीसरा है छायावादी युग। ये ऐसा नाम है जिसमें किसी का नाम नहीं मिलता, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम छायावाद रख दिया, छायावाद या छायावादी युग रख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। हम जब छायावादी युग की विशेष चर्चा करेंगे, प्रत्येक युग की विशेष चर्चा मैं अगली कक्षा में करूंगा, तब हम विस्तार में जाएंगे। छायावादी युग का मतलब है आचार्य शुक्ल ने हास्य के ढंग से इसका नाम छायावाद रख दिया, क्योंकि द्विवेदी युग में जो काव्य रचना हुई वो स्थूल थी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। तो उसकी एक विशेष रचना पद्धति रही, एक विशेष उसकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं रहीं। तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि जैसे आप अपनी परछाई को, अपनी छाया को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, उसी तरह इन कवियों को पकड़ा नहीं जा सकता, इनकी रचनाओं को महसूस किया जा सकता है। और हंसते हंसते उन्होंने इसे छायावाद नाम दे दिया कि जिस तरह हम अपनी छाया को पकड़ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे ही इन कवियों की रचनाएं हैं जिन्हें सिर्फ सूक्ष्म दृष्टि रखकर महसूस किया जा सकता है। तो उन्होंने हास्य के अर्थ में इसका नाम छायावाद दे दिया। ऐसा नहीं है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द को गढ़ा हो, इससे पहले छायावाद फिजाओं में तैर रहा था बंगाल में, और कई विद्वानों ने छायावाद नाम से लेख वगैरह लिखे थे। तो ये नाम आचार्य शुक्ल को अच्छा लगा और उन्होंने इसे छायावाद नाम दे दिया। तो इसका समय 1918 से 1936 तक है। अब देखें नंबर 4 पे हम ले लें, एक थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, ये उत्तर छायावाद, इसका समय नहीं लिखेंगे। उत्तर छायावाद मतलब छायावाद की अंतिम अवस्था में। ऐसे मान लीजिए कि 18 से 36 तक अगर छायावाद का समय माना जाता है, तो 1930-32 के आसपास कुछ ऐसे कवि पनपे जो ना तो छायावादी विशेषताओं की रचना कर रहे थे और ना छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद युग आ रहा है ना उसमें सम्मिलित थे। वो बीच के लोग थे, वो विभिन्न विषयों पर अलग अलग ढंग से रचनाएं कर रहे थे। तो हमारे आलोचकों ने एक नया वाद दे दिया, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। और इसके जो प्रमुख कवि थे वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, श्री नरेंद्र शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री दिनकर जी, ये कुछ प्रमुख लोग थे जो कि इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आ सकते हैं। फिर जो 5वां नंबर आएगा वो है प्रगतिवादी, प्रगतिवादी युग। अब देखें इसका जो समय है वो है सन 1936 से 1943 तक, 43 प्रगतिवादी युग का समय है। प्रगतिवाद का मतलब प्रोग्रेस से नहीं है, उन्नति से नहीं है, बल्कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, कविता के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी युग में आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, जो पश्चिम के थे,
और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो उनका सिद्धांत है, साम्यवाद जो उनका सिद्धांत है, साम्यवादी सिद्धांतों को लेकर भारत में जो रचनाएं हुई वो प्रगतिवादी रचनाएं कहलाई। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि पूंजीपतियों का विरोध, वो देखते थे कि किसी पूंजीपति की 8 मंजिले की इमारत है और एक मजदूर की झोपड़ी है, ऐसा क्यों, संपत्ति का बराबर बंटवारा होना चाहिए। इन कवियों का मानना था कि पूंजीपति मजदूरों का शोषण करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूंजीपतियों का विरोध, मजदूरों की दीन दशा का चित्रण, अनास्था की भावना आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं, तो इसे प्रगतिवादी युग माना गया। फिर छठा ले लेते हैं प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग, और ये चूंकि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ, ये 1936 में और लखनऊ में हुआ था, और प्रेमचंद इनकी अध्यक्षता में, प्रेमचंद की अध्यक्षता में ये प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था 1936 में लखनऊ में। तभी से प्रगतिवादी युग माना जाने लगा है। कुछ लोग 1938 मानते हैं, आपको संघ के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये मैंने कई लोगों के तालमेल को बना करके ये आपको समय दिया है 1936 से 1943 तक। अच्छा, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग आ गया 1943 से 1954 तक। चूँकि 1943 में श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो उनका जो उपनाम अज्ञे है, अज्ञे जी ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था तार सप्तक। तार सप्तक नाम की एक पत्रिका निकाली। इस पत्रिका में 7 कवियों की रचनाएं थीं। तार सप्तक नाम की पत्रिका में 7 कवियों की रचनाएं थीं। तो उन 7, जब हम प्रयोगवादी युग अलग से पढ़ाएंगे तो चारों सप्तकों की चर्चा करेंगे। फिर प्रथम जो निकला उसका नाम तार सप्तक था, वो 1943 में निकला। उसके बाद फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कुछ लोग कहते हैं प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, ऐसा नहीं है। पहली जो पत्रिका थी उसका नाम था तार सप्तक, और बाद की जो तीनों थीं वो दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, और अलग अलग कवियों की उसमें रचनाएं थीं। सबके संपादक अज्ञे जी थे। तो इसलिए 1943 से प्रयोगवादी युग का आरंभ माना जाता है। फिर 7वें नंबर पर हम आ गए, प्रयोगवाद के बाद नई कविता। नई कविता 1954 से अब तक माना जाता है। 1954 से अब तक मान लेते हैं। वैसे सन 60 के बाद साठोत्तरी कविता मानते हैं। चलिए लगे हाथ, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो नई कविता है, ये डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मिल करके एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था नई कविता। ये एक पत्रिका थी, और इस पत्रिका के प्रकाशन से 1954 से नई कविता नामक एक नया युग माना जाता है। वैसे नई कविता नाम अज्ञे जी ने ही दिया था, नाम इसका अज्ञे जी ने दिया था। तो इस तरह आपने देखा कि आधुनिक काल को काव्य खंडों में भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी युग, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, मोटे मोटे तौर पर इतना नाम दिया गया। मैंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को कोई समय नहीं दिया है, क्योंकि यह छायावाद के अंतिम अवस्था से लेकर और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक छाई रही। इसके कवि जो मैंने आपको कुछ कवियों का नाम दिया है, वो सब लगातार राष्ट्रीय सांस्कृतिक विषयों पर अपनी लेखनी चलाते रहे, इसलिए मैंने इसे समय में नहीं बांधा है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि नई कविता के बाद जो थोड़ी बहुत और कविता है, कई आंदोलन आए, कई आंदोलन उपजे, हमारे विद्वानों द्वारा चलाए गए। चलिए उनका हम जिक्र जल्दी से कर लेते हैं। तो सन 60 के बाद की कविताओं को साठोत्तरी कविता कहा गया। साठोत्तरी कविता, सन 60 के बाद की कविताओं को, सन 60 के उत्तर की कविताओं को साठोत्तरी कविता कहा गया। और उसमें कई आए, जैसे हम चर्चा कर लेते हैं नवगीत। इसे सन 1958 में ही माना गया, और
ये नवगीत आंदोलन 1958 में ही आया और इसके मालवीय जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और फिर दूसरा जो आया, जो दूसरा आंदोलन कविता का आया, वो आया सनातन सूर्योदय कविता। सनातन सूर्योदय कविता। और ये जो इसका समय है वो है 1962 और ये है वीरेंद्र जैन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक उमाकांत मालवीय को माना जाता है, ये इसके प्रवर्तक हैं। फिर तीसरा जो छोटा युग आया वो युग आया अकविता। और ये आया 1900 सनातन सूर्योदय कविता का जो समय है वो 1962 है और अकविता का जो समय है वो 1965 है। और इसके माने जाते हैं श्याम परमार। वैसे इसका जो अकविता का नाम है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने ही दिया था, लेकिन इसके प्रवर्तक श्याम परमार माने जाते हैं। और चौथे नंबर पर जो हम मान लें वो है युयुत्सावादी कविता। युयुत्सावादी कविता ये भी 1965 में आई है और शलभ श्रीराम सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। युयुत्सावादी के बाद हम सहज कविता ले लेते हैं। सहज कविता ये 1967 में और श्री रवींद्र भ्रमर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सहज कविता के बाद हम ले लेते हैं समकालीन कविता। इसका समय है 1978 और इसके विश्वंभरनाथ उपाध्याय 1976 और डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद और एक दो नाम ले लीजिए, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आएगी ताजी कविता। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा इसके प्रवर्तक बनेंगे। और फिर कैप्सूल कविता, कैप्सूल कविता इसके हैं डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी। ये कुछ प्रमुख साठोत्तरी कविता के बाद के आंदोलन है। और फिर अगीत, प्रगीत, नवगीत आदि जाने कितने हैं, लेकिन वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो कम से कम यहाँ तक देख लेना है। ये जो नाम है ना, अकविता, सनातन सूर्योदय कविता, नवगीत, युत्सावादी कविता, सहज कविता, ये इन लोगों ने या तो पत्रिका प्रकाशित की या कोई अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसमें इस वाद पर ज़्यादा फोकस किया और बाद में हमारे आलोचकों ने इसे अलग अलग एक आंदोलन का रूप दे दिया। ये साठोत्तरी कविता के नए नए आंदोलन हैं। तो इस तरह हमने आधुनिक काल के काव्य खंड के अंतर्गत जितने भी विभाजन हो सकते थे उतना विभाजन मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता, जो इतने प्रमुख 6-7 ये जो युग हैं, उन पर हम विस्तृत विवेचना एक एक की अलग अलग कक्षा में करेंगे कि भारतेंदु युग में भारतेंदु युग का समय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, उनकी प्रमुख पंक्तियां क्या क्या हैं। वे चीज़ें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, हम उन्हें ठीक से पूरी बात, उसकी पूरी चर्चा हम लोग कक्षा में करेंगे। शेष अगली कक्षा में।